चलिए समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझेंगे। चलिए तो समझने के लिए ये सब हो गया था, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी हो गया था, इसको आप देख लीजिए। एक माइक्रो कूलाम में, इसको याद रखें, बड़ी ज़रूरी इकाई है। एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं। एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं, इसको याद रखें। एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलाम। इसको रखें याद रखें इसको। फिर और क्या होता है, और एक नैनो कूलाम में 10 की पावर -9 कूलाम होते हैं। NC मतलब नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम में 10 की घात -9 कूलाम होते हैं। μc मतलब माइक्रो कूलाम, तो एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं। एक NC यानी नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम में 10 की घात -9 कूलाम होते हैं। और एक μc यानी माइक्रो कूलाम, उसमें 10 की पावर -6 कूलाम होते हैं। माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम, देखिए यहाँ पे देखिए, माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम, इसको याद रखिए आप लोग। 1 माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम, PC, इसको याद रखिए। माइक्रो या पिको, जो पिको कूलाम है वन माइक्रो कूलाम या 1 पिको कूलाम होता है 10 की घात -12 कूलाम। म्यू यानी माइक्रो, तो एक माइक्रो कूलाम होता है, या इसी को एक पिको कूलाम कहते हैं। ये 10 की घात -12 कूलाम के बराबर होता है, इसको याद रखिए। एक माइक्रो कूलाम या एक माइक्रो कूलाम या एक पिको कूलाम 10 की घात -12 कूलाम के बराबर होता है, इसको याद रखिए। इसको याद रखना अति आवश्यक है। कूलाम का नियम हमने देख लिया था। 1785 में प्रयोगों के आधार पर, कब किया था ये प्रयोग कूलाम ने? 1785 में किया था, प्रयोग करके देखा था, कुछ प्रयोग किया था उन्होंने। तो प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, प्रयोग करके देखा था उन्होंने। कब प्रयोग किया था? 1785 में कूलाम ने
कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था और वो नियम प्रयोग के आधार पे दिया था कि दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के, देखिए दो कूलाम का नियम की एक कमी है कि जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए, आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ये कूलाम के नियम की सबसे बड़ी, अगर आवेश स्थिर अवस्था में नहीं है तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। और क्या, आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। आवेश, ये Q1 है, ये Q2 है, तो आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर बिंदु नहीं, बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आवेशों की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। दो आवेशों के बीच की दूरी आवेशों की तुलना में, आवेशों की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। देखिए ये मान लीजिए ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। अगर ये दूरी 10 किलोमीटर है तो Q1 जब Q2 को देखेगा तो इसको लगेगा Q2 छोटा सा है। ऐसे ही Q2 जब Q1 को देखेगा तो Q2 को लगेगा Q1 छोटा सा है। तो इनके बीच की दूरी अगर बहुत ज़्यादा है, इन आवेश, अगर इन दोनों आवेश के बीच की दूरी, ये आवेश का भी कुछ आकार होगा, उसकी कुछ साइज होगी, तो इस साइज की तुलना में अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये एक दूसरे को देखेंगे तो बिंदु लगेंगे। जब Q1 Q2 को देखेगा या Q2 Q1 को देखेगा तो इनको ये छोटे छोटे से दिखेंगे, तो ये बिंदु आवेश दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? बिंदु आवेश। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी अगर दोनों आवेश की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो ये वाला आवेश जब इसको देखेगा या ये वाला आवेश जब इसको देखेगा तो एक दूसरे को छोटे छोटे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? छोटे छोटे दिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो अगर दो आवेश के बीच की दूरी, अगर दो आवेश के बीच की दूरी उनकी साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। अगर दो आवेश के बीच की दूरी, वो जो दो आवेश हैं Q1 Q2, उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी इनकी साइज की तुलना में, ये जो साइज है, ये साइज की तुलना में अगर बहुत ज़्यादा है तो आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिंदु आवेश। तो अगर ये दूरी इस साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है ये दूरी, तो जब Q1 Q2 को देखेगा या Q2 Q1 को देखेगा तो ये एक दूसरे को छोटे छोटे दिखेंगे। जैसे मैं हूँ और एक लड़का है 10 किलोमीटर दूर पर, तो वो लड़का जब मेरे को देखेगा या मैं उस लड़के को देखूँगा तो वो जब मेरे को देखेगा तो मैं छोटा सा दिखूँगा, मैं उसको देखूँगा तो वो छोटा सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे उसके बीच की दूरी बढ़ गई है। तो अगर दो आवेश के बीच की दूरी या दो वस्तु के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो एक दूसरे को छोटे दिखने लगते हैं। तो वो एक दूसरे को छोटे दिखते हैं, बिंदु की तरह दिखने लगते हैं। कैसे? तो बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं है कि ये बिंदु जैसा है। बिंदु आवेश का मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेश के बीच की दूरी, आवेश की जो साइज है, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो आवेशों की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए अगर इस आवेश की साइज जो है, अगर इस आवेश की साइज मान लीजिए कि आवेश की साइज 1 सेंटीमीटर, तो आप 1 किलोमीटर पे रखे हो। 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर न के बराबर है। ये 1 किलोमीटर दूरी के लिए 1 सेंटीमीटर न के बराबर है। इसलिए ये आवेश क्या कहलाएंगे?
ये आवेश बिंदु आवेश कहलाएंगे। तो अगर दो आवेश के बीच की दूरी, दो आवेश के बीच की दूरी अगर दो आवेश के बीच की दूरी अगर दोनों आवेश की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये तभी लगेगा जब स्थिर अवस्था में हो और आवेश बिंदु हो। अच्छा, और आवेश के बीच की दूरी भी न बदल रही हो, ये भी है। ये मान लीजिए कि अगर ये आवेश के बीच की दूरी बदल रही होगी ना तो भी कूलम का नियम लगने वाला नहीं है। दो आवेश के बीच की दूरी भी न बदल रही हो। अच्छा, अगर आवेश का साइज बढ़ गया तो क्या होगा? चलिए, आवेश का साइज अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? चलिए, हम कह रहे हैं कि आवेश जो है बिंदु आवेश होना चाहिए। हम कह रहे हैं बड़े बड़े आवेश ले लेते हैं। चलिए, एक आवेश ये ले लिए, ये धन क्यों ले लिए, ये भी धन ले लिए। अभी बड़े बड़े साइज के आवेश हैं। अब क्या होगा बताइए? अब ये वाला जब इसको धक्का तो मान लीजिए इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी अगर r है, क्या है? इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या है? r है। क्या हमने कहा? हमने कहा मान लिया इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी r है। ठीक है, ठीक है, r है इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। और मान लीजिए दोनों धन आवेशित है। कैसे आवेशित हैं? तो धन आवेशित हैं। अब ये आवेश बड़ी बड़ी साइज के हैं तो ये वाला आवेश इसको दूर भगाएगा और ये वाला आवेश इसको दूर भगाएगा, तो ये जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। एक सेकेंड, ये जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दूरी दोनों आवेश के बीच की दूरी r है। ये एक दूसरे को क्या करने लगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। तो ये दूरी बढ़ जाएगी। ये मान लीजिए ये r डैश हो गई। भाई ये आवेशित है, ये भी आवेशित है, धन आवेशित है दोनों। तो ये वाला जब इसको धक्का मारेगा ये वाला इसको धक्का मारेगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे, मतलब एक दूर हो जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। और जब दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बताइए, दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जब दूरी बढ़ जाएगी तो बल हो जाएगा F = K/Q1/Q2/r² में। जब दूरी बदल गई तो बल बदल जाएगा ना। जब ये बदलेगा, लिखें, ये बदलेगा तो बल भी तो बदलेगा। तो दूरी बदलने से बल बदल जाएगा और बल बदल गया दोनों आवेश के बीच में बल बदल जाएगा। इसलिए बल न बदले, इसलिए कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच में बल न बदले, इसलिए ये आवेश छोटे साइज के होने चाहिए। छोटे का मतलब कितना छोटे? तो इस दूरी की तुलना में ये न के बराबर हो। अगर ये 1 किलोमीटर हो तो ये 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, इतना। भाई 1 किलोमीटर 1000 रुपया मान लेते हैं और 1 मीटर यानी 1 रुपया मान लेते हैं। तो 1000 रुपया के लिए 1 रुपया क्या है? ये 1000 रुपया के लिए 1 रुपया क्या है? न है। तो न के बराबर है तो क्या कर देंगे?
ये साइज ना हो जाएगी, ना हो जाएगी मतलब छोटी साइज हो जाएगी भाई। अगर ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, यानी 1000 रुपया हो गया। और ये 1 मीटर है, यानी 1 मीटर यानी 1 रुपया है। तो 1000 रुपये के लिए 1 रुपया न के बराबर है। ये 1000 रुपये के लिए 1 रुपया न के बराबर है, और न हो गया तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया मतलब न साइज के बराबर हो गया, तो इसकी साइज न के बराबर है। चलिए आगे समझते हैं। यदि निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर सीधे 2 तार लंबे, तो ये कूलाम का नियम हो गया। अच्छा, बीमीय सूत्र लिखना है आवेश का। क्या लिखना है? बीमीय सूत्र। मान लीजिए मुझे आवेश का बीमीय सूत्र लिखना है, तो देखिए धारा बराबर होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो अगर मुझे आवेश का, ये आवेश है, आवेश का बीमीय सूत्र लिखना है तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय। तो धारा की इकाई होती है एम्पियर और टाइम की इकाई होती है सेकेंड। तो आवेश की जो इकाई हो गई क्यू, यानी आवेश की जो इकाई हो गई एम्पियर इंटू सेकेंड हो गई। इसको लिख लें, आवेश की इकाई एम्पियर इंटू सेकेंड होती है, आवेश की इकाई एम्पियर इंटू सेकेंड होती है। इसको लिख लें, फटाफट लिखें। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का क्या होता है? धन 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाता है। इस चीज़ को भी लिख लें। अच्छा, ये जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है ना, इस चीज़ को भी देखें। जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है, यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ठीक है। ये कौन सा आवेश है? Q1। और ये कौन सा आवेश है? Q2। तो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे बल लगाएगा, और बल की जो दिशा होगी, चलिए बल की, जैसे मान लीजिए दोनों धनात्मक हैं, तो अगर समान आवेश हैं, धनात्मक या धनात्मक, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, या धन और ऋण हैं, या ऋण और धन है, तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 वाला Q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा और Q2 वाला Q1 को इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो दो आवेश के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन में लगता है। ये आवेश और ये आवेश दोनों का केंद्र है, केंद्र को एक लाइन से मिला दीजिए, इस लाइन में ही बल लगेगा। Q1 का कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। Q2 का कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? दोनों के केंद्र को मिला दीजिए, दोनों के केंद्र को मिला दीजिए। चलिए दोनों के केंद्र को एक लाइन से मिला दीजिए, इस लाइन में ही लगेगा बल। बल की दिशा इसी लाइन में होगी, यानी Q1 Q2 को इधर भगा रहा होगा, Q2 Q1 को इधर भगा रहा हो। अगर समान आवेश है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी Q1 Q2 को उधर धक्का मार रहा होगा, Q2 Q1 को इधर धक्का मार रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य लगने वाला बल। अच्छा, मान लीजिए दो विपरीत आवेश हैं। अगर आवेश कैसे हैं? विपरीत है,